तो दोस्तों, आपने कई बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को और एक्सपर्ट्स को गुजरात डेवलपमेंट मॉडल का एनालिसिस करते हुए जरूर देखा होगा। वहीं केरल डेवलपमेंट मॉडल, जिसको कई पत्रकार, बुद्धिजीवी और एक्सपर्ट सक्सेस स्टोरी मानते हैं, उसका शायद ही आपने कोई डिटेल्ड एनालिसिस देखा होगा। वहीं कई लोग तो ये मानते हैं कि केरला का डेवलपमेंट मॉडल को बाकी सारे प्रदेशों को ना सिर्फ अडॉप्ट करना चाहिए बल्कि रेप्लिकेट या दोहराना चाहिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं आज इस वीडियो में कि केरल डेवलपमेंट मॉडल की सच्चाई है क्या। केरला की पूरी सक्सेस स्टोरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इर्द गिर्द घूमती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में केरला भारत के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बताता है कि किसी स्टेट के अंदर या देश के अंदर एजुकेशन का क्या स्तर है और क्या हालत है, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है और औसतन एक इंसान कितने सालों तक जिंदा रहता है। वहीं तीसरी चीज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताती है वो है पर कैपिटा इनकम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। किसी में सोसाइटी में एजुकेशन देने के 3 मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है एक इंसान को स्किल्स प्रोवाइड करना और उसको तैयार करना रोजगार की उन अपॉर्चुनिटीज के लिए जो देश में या स्टेट में पनप रही हूं। दूसरा रीजन होता है एक इंसान को खुद जॉब क्रिएटर बनाना, जिससे कि आगे चल के वो छोटा मोटा बिजनेस खोले या फिर कोई स्टार्टअप खोले तो अपने जैसे कई लोगों को रोजगार दे सके। और तीसरा रीजन होता है एक इंसान की थिंकिंग को ब्रॉड करना, एक इंसान के अंदर टॉलरेंस डेवलप करना, से वो अपोजिट जेंडर के प्रति भी रेस्पेक्टफुल बन सके, साथ में दूसरे कल्चर्स के प्रति, दूसरे तौर तरीकों के प्रति, दूसरे रीजन्स के प्रति, दूसरे लैंग्वेजेस के प्रति भी एक्सेप्टेबल बन सके। तो चलिए अब जानते हैं कि एजुकेशन के इन तीनों पैमाने पर केरला ने कितनी सक्सेस हासिल करी। अब 2011 की सेंसस के हिसाब से केरला का लिटरेसी रेट है 93.91%, जो कि भारत के लिटरेसी रेट यानी 74% से काफी ज्यादा है। लेकिन हमें यहाँ पर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि भारत के अंदर लिटरेसी की डेफिनेशन है 8 साल से ऊपर वो लोग जो अपना नाम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और साथ में जिन्हें एक भाषा का ज्ञान भी हो। तो केरला के हाई लिटरेसी रेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, या फिर केरला का हायर एजुकेशन सिस्टम बाकी भारत के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो अगर केरला का हायर एजुकेशन सिस्टम उतना ही ज्यादा बेहतरीन होता जितना हमें मीडिया दिखाना चाहता है, तो वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में केरल की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल क्यों नहीं है। वहीं भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी केरल की कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज ही शामिल है। अब यहाँ ये बात जानने की भी जरूरत है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस वक्त भारत का लिटरेसी रेट था 18%, वहीं केरला का लिटरेसी रेट उस वक्त था 47% और बिहार जैसे पिछड़े राज्य का लिटरेसी रेट था 14%। का मतलब ये है कि 1947 में भी लिटरेसी रेट की रेस में केरला बाकी भारत के प्रदेशों से काफी ज्यादा आगे था, जिसका रीजन है केरला के राजा महाराजा जिन्होंने हमेशा से ही एजुकेशन पर काफी ध्यान दिया। वहीं पर बहुत सारे पत्रकार और एक्सपर्ट इस नैरेटिव या एजेंडा को भी चलाते मिल जाते हैं कि केरला के अंदर एजुकेशन का स्तर इसलिए अच्छा है या लिटरेसी रेट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि केरला में काफी सालों तक कम्युनिस्ट सरकार ने राज किया, जो कि एक झूठ है, जो आपको भी अब तक पता लग गया होगा। वहीं 2011 की सेंसस रिपोर्ट की माने तो बिहार का लिटरेसी रेट है 64%। मतलब है कि पिछले 6 दशकों में लिटरेसी रेट के मामले में बिहार ने 50% गेन को हासिल किया। वहीं इन 6 दशकों में लिटरेसी रेट के मामले में केरला ने 46% गेन को हासिल किया। तो लिटरेसी रेट में बिहार की उपलब्धियां भी केरला से कुछ ज्यादा कम नहीं है। वहीं अगर बात की जाए रोजगार या एम्प्लॉयमेंट की, तो बहुत सारे लोग लिटरेट हैं केरला में, तो कई सारे लोग इनमें से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते होंगे और उसके बाद क्या उनको रोजगार मिल पाता है। तो आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि केरला भारत के अंदर इस वक्त ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन के हिसाब से ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 9.53% तक है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और स्टैटिस्टिक के हिसाब से केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 12.5% हो सकता है, जिसका मतलब है केरला का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी डबल है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त 5.5% है। अब एक सवाल जो दिमाग में आता है कि क्यों इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है केरला के अंदर, तो उसका जवाब है लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार जिन्होंने केरला पर पिछले कई सालों में राज किया और अभी भी राज कर रही हैं। अब कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट सरकार एंटी बिजनेस और एंटी कैपिटलिस्ट होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी छोटा बिजनेस या बड़ी इंडस्ट्री पनप नहीं पाती है केरला के अंदर। पिछले 10 सालों में केरला ही वो स्टेट है भारत के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। अगर आप केरला में रहते हैं तो बंद, स्ट्राइक्स और हड़ताल आपकी जिंदगी के नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। वर्कर यूनियंस और ट्रेड यूनियन जिनके पीछे पूरा सपोर्ट होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वो हर 3 या 6 महीने में अनरीजनेबल डिमांड्स कर देते हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के सामने।
अगर इंडस्ट्री का मैनेजमेंट इन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता है तो यही वर्कर यूनियंस या ट्रेड यूनियंस बंद, हड़ताल या स्ट्राइक कर देते हैं, कंपनी में तोड़फोड़ करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुथूट फाइनेंस के साथ। मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट के सामने भी वर्कर्स यूनियन ने कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स रखी, जिसमें ये शर्त शामिल थी कि उनका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, जो पूरा नहीं कर पाया मुथूट फाइनेंस। जिसके बाद 600 ब्रांचेस जो मुथूट फाइनेंस की हैं केरला के अंदर, उनको खुलने नहीं दिया कम्युनिस्ट गुंडों ने, जिसकी वजह से उनको काफी लॉस हुआ और उस वजह से अब वो सोच रहे हैं केरला के अंदर अपने ऑपरेशंस को समाप्त करने का। वही हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर कोई वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा हो और इंडस्ट्री उसको निकाल देती है तो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर भी शहर के शहर बंद करा देते हैं। मतलब जहां बाकी भारत के प्रदेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, वहीं इस रेस में केरला तो दूर दूर तक कहीं दिखता भी नहीं है। अगर यहीं पर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 2012 से 2018 के बीच में एवरेज ग्रोथ रेट जो रहा केरला का वो था 6%, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से भी कम है। तो एक तरह से 2012 से 2018 के बीच में केरला वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आता है ग्रोथ रेट के मामले में। वहीं अगर फिस्कल डेफिसिट की बात की जाए, मतलब सरकार की आमदनी कितनी हो रही है और सरकार खर्च कितना कर रही है, तो फिस्कल डेफिसिट के मामले में भी केरला उन चुनिंदा प्रदेशों में से एक है जो वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हाई लिमिट है जो फिस्कल डेफिसिट की, मतलब 3%, उसको हर बार क्रॉस करता रहता है। 2011 से 2016 के बीच में केरला की गवर्नमेंट की डेट यानी कि उधार 78,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया, जिसका मतलब है कि सरकार के पास रेवेन्यूज या इनकम तो कुछ है नहीं और सरकार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उधार ले रही है। और इस उधार को चुकाने के लिए या इसका इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो उसको चुकाने के लिए भी सरकार और उधार ले रही है, वो भी हाई इंटरेस्ट पे। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो केरला एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब इस फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि केरला के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडस्ट्री नहीं है जिससे कि टैक्स वसूल सके सरकार। वहीं दूसरा बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है केरल के अंदर कि केरल के लोग या तो दूसरे स्टेट्स में जाके नौकरी करते हैं या बिजनेस खोल लेते हैं, या फिर गल्फ कंट्रीज में जाके नौकरी करते हैं। अब गल्फ के अंदर करीब 30 से लेके 35 लाख तक केरल के लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। अब ये लोग अपने घर या परिवारों को वापस रेमिटेंसेस या अपनी सेविंग्स भेजते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है केरल सरकार के लिए। अब 1970 से 2010 तक गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज बूम कर रही थी, काफी सारी नौकरियां निकल रही थी। इस वजह से बहुत सारे लोग हर साल केरल से गल्फ कंट्रीज जाते रहते थे नौकरियों को ढूंढने के लिए। लेकिन 2014-2015 में गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज का ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ और बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू किया नौकरी से, जिसमें केरल के लोग भी शामिल थे। इस वजह से जो रेमिटेंसेस केरल गवर्नमेंट को पहले मिलते थे, अब उतने रेमिटेंसेस उनको नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी भी सफर कर रही है। रेमिटेंसेस का पैसा कितना ज्यादा जरूरी है केरला गवर्नमेंट के लिए, आप इस बात से ही पता लगा सकते हैं कि केरला के अंदर जो सब्सिडाइज एजुकेशन या सब्सिडाइज हेल्थ फैसिलिटी कई सालों से दी जा रही हैं, वो रेमिटेंसेस की पैसों की मदद से ही दी जा रही हैं। वहीं केरला के अंदर ये फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस दुनिया भर में $11 पर चली गई हैं और गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सारी नौकरियां फिर से जा सकती हैं, जिसमें कई नौकरियां केरल के लोगों की भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से केरल सरकार को और भी ज्यादा परेशानी अभी झेलने को पड़ सकती है। केरला की गवर्नमेंट जो हर प्लेटफॉर्म पे केरला की लिटरेसी रेट की तारीफ करते हुए दिख जाती है, उस गवर्नमेंट को यह बात भी याद रखनी चाहिए कि केरला से करीब 140 से ज्यादा लोगों ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में ISIS जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। अफगानिस्तान में 20 मार्च को इसी साल में जो हमला हुआ एक गुरुद्वारे के ऊपर, उसमें जो टेररिस्ट शामिल थे उसमें से एक टेररिस्ट जिसका नाम मोहसिन उर्फ अब्बू अल खालिद था, वो केरला के कसारागोड सिटी से बिलोंग करता था। वहीं केरला, जिसको एक डेमोक्रेटिक, टॉलरेंट, सेकुलर सोसाइटी दिखाया जाता है, आजकल फोर्स्ड कन्वर्जन का हब बनता जा रहा है, जहां पर कई हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश कर कर कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में। रिसेंटली ही क्रिश्चियन कम्युनिटी के कई पादरियों ने केरल गवर्नमेंट पे यह आरोप लगाया है कि केरला के अंदर
कई क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में और केरल गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है। वहीं मल्लापुरम जैसी सिटी में जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं, वहां रमजान के दौरान हिंदुओं को भी भूखा रहना पड़ता है क्योंकि किसी भी शॉप या रेस्टोरेंट को रमजान के दौरान मल्लापुरम में खुलने की आजादी नहीं है। केरला के अंदर कम्युनिस्ट सरकार ने इस बात का भी काफी क्रेडिट लिया है कि केरला के अंदर महिलाएं काफी फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं और एम्पावर्ड हैं। तो चलिए इन दावों की भी थोड़ा जांच कर लेते हैं। तो केरल भारत के अंदर इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर वेज डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा है। मतलब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर या दिहाड़ी मजदूर अगर वो पुरुष है तो उसको 300 या 400 रुपए मिलते हैं पर दिन दिहाड़ी के। वहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन लेबर या दिहाड़ी मजदूर एक महिला है तो सेम काम के लिए उसको 160 से लेके 200 रुपए मिलते हैं। वहीं एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से केरला के अंदर ज्यादातर महिलाएं लो पेड जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर, टी प्लांटेशन या फिर नर्सिंग के जॉब्स। वहीं पर कई फील्ड्स और एरिया ऐसे हैं जहां पर सिर्फ पुरुष काम करते हैं और महिलाओं का पार्टिसिपेशन आज भी उन फील्ड्स या एरिया में सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। केरला की टोटल पुलिस फोर्स में सिर्फ 6% महिलाएं हैं, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा कम है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से अगर कंपेयर किया जाए तो वहां पर भी महिलाओं की तादाद या रेशियो पुलिस फोर्सेस में ज्यादा है केरला से। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की जाए तो एक ऐसा स्टेट जो अपने आप को 100% लिटरेट बोलता है, वहां पिछले 10 सालों में 16,000 से ऊपर रेप केसेस हुए हैं महिलाओं के ऊपर। तो ये दिखाता है कि केरला गवर्नमेंट का जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक टॉल क्लेम है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महिलाओं के ऊपर अपराध की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जिसको आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं जो मैंने केरला पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। वहीं इन जनरल भी अगर क्राइम की बात की जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से केरला वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है क्राइम के मामले में। मतलब केरला के अंदर हर 1 लाख लोगों में 455 क्राइम के केसेस होते हैं, जो केरला को बना देते हैं टॉप स्टेट क्राइम के मामले में। केरला क्राइम के मामले में बाकी सारे राज्यों से ऊपर आता है भारत के अंदर। वहीं अगर पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन की बात की जाए तो उसमें भी केरला नंबर 1 पोजीशन पे आता है। वहीं नंबर ऑफ सुसाइड केसेस की बात की जाए तो उसमें केरला टॉप 3 स्टेट्स में आता है भारत के अंदर। वहीं अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात की जाए तो यह बात सच है कि केरला के अंदर हर तालुक, हर डिस्ट्रिक्ट और हर टाउन में एक सरकारी हॉस्पिटल तो जरूर मिलेगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जरूर मिलेगा, जहां पर गरीबों को फ्री में दवाइयां दी जाती हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि इतने अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम होने के बावजूद केरला के अंदर पिछले कई सालों में मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस में इजाफा हुआ है। अब केरला के अंदर हर साल डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। 2017 की बात की जाए तो केरला के अंदर करीब 22,000 केसेस हुए थे डेंगू के, जिसकी वजह से 165 लोग मारे गए। अब डेंगू जैसी बीमारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कम डेवलप्ड स्टेट्स ने भी काफी हद तक सक्सेस पा ली है। वहीं चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है केरला के लिए, जिसके हेल्थ सिस्टम को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हेल्थ सिस्टम बोला जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वहीं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें व्हाट्सएप पे, और अगर आप फेसबुक पर भी हैं तो वहां पर भी ग्रुप पे जाकर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उतना ज्यादा अच्छा है। वहीं आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।